गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इस क्लास में अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं और सबसे पहले हम अपनी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बुक्स को रेफ़र करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये बुक किस चीज़ के लिए बनी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उसको स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे अपने इस कंसेप्ट को। ठीक है, तो सभी ध्यान से एक चीज़ नोट करें कि जो भी नोट्स मैं लिख रहा हूँ वो कॉपी में नोट्स होने चाहिए, सभी नोट्स जो हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दरअसल बात आती है इसमें, हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक, तो मीनिंग समझ लेते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, कि मीनिंग है क्या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग समझना है तो हमें सबसे पहले इकोनॉमी का मीनिंग समझना पड़ेगा। इकोनॉमी, इकोनॉमी का मीनिंग क्या होता है? तो इकोनॉमी का मीन्स होता है, मीन्स केयरफुल मैनेजमेंट, केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेस, ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेस। तो कहने का मतलब है जितने भी हमारी कंट्री में रिसोर्सेस हैं उनका केयरफुल मैनेजमेंट जो है, रेशनल मैनेजमेंट जो है, वो क्या है हमारा, वो हमारा है आपका इकोनॉमी। तो सबसे पहले रिसोर्सेस की बात होती है। रिसोर्सेस इंक्लूड्स एवरीथिंग। एग्जाम्पल के तौर पे रिसोर्सेस के तौर पे देख लेते हैं हम। लैंड रिसोर्सेस है हमारा, लेबर रिसोर्सेस है, ठीक है, लैंड रिसोर्सेस है, लेबर रिसोर्सेस है, रॉ मटेरियल रिसोर्सेस हैं, रॉ मटेरियल रिसोर्सेस हैं आपके, और एग्रीकल्चर रिसोर्सेस हैं हमारा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़। तो ये सभी क्या हैं, जो भी कोई प्रोडक्शन एक्सपेंडिचर की एक्टिविटीज़ शो करते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या हैं, रिसोर्सेस हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमी का मीनिंग समझा है हमने। इकोनॉमी मीन्स केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। जो भी हमारे यहाँ रिसोर्सेस होते हैं उनका केयरफुल मैनेजमेंट जो होता है वो इकोनॉमी कहलाता है। अब सबसे पहली बात आती है इकोनॉमिक का मीनिंग क्या होता है। इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मीन्स related to, related to economy, related to इकोनॉमी। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी है कि इकोनॉमिक का मीन्स होता है रिलेटेड टू इकोनॉमी। तो किस चीज़ को इंक्लूड कर रहा है, तो हम इस कंसेप्ट को कह देते हैं यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट किस चीज़ का यहाँ पर आ रहा है, रिसोर्सेस का। किस चीज़ का, रिसोर्सेस का। और रिसोर्सेस क्या है यहाँ पर, लैंड, लेबर, लैंड, लेबर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, ठीक, रॉ मटेरियल्स, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल एक्सेट्रा। तो हमें ध्यान से देखना है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखना है कि 1947 से लेके, 1947 से लेके मीन्स एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस से लेके टिल 1920, 2020 तक हमारी इंडिया ने क्या क्या डेवलपमेंट किया है, किस चीज़ में किया है, लैंड में किया है, लेबर में किया है, इंडस्ट्री में किया है, एग्रीकल्चर में किया है, रॉ मटेरियल में किया है, कैपिटल में किया है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में किया है। तो वो आपको इंक्लूड करेंगे चैप्टर्स के साथ। तो ये जितने भी हैं, हम जितने भी इस चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन इकोनॉमी, इंडिपेंडेंस, 5 ईयर प्लान, फीचर्स, पॉलिसी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इंडियन फॉरेन ट्रेड, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, पॉवर्टी। तो जितने भी इंडिया ने 1947 से लेके 2020 तक इन चीज़ों में जो डेवलपमेंट हुआ है, लैंड में, लेबर में, इंडस्ट्रीज़ में, कैपिटल में, रॉ मटेरियल में, कैपिटल में, तो वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन हम इस बुक में पढ़ने वाले हैं। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स इंडिया का डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक, ठीक है।
और इकोनॉमिक का मतलब रिसोर्सेस, लैंड, लेबर, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, कैपिटल, इन सभी के रेस्पेक्ट में हम इंडिया का डेवलपमेंट पढ़ने वाले हैं 1947 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जब ब्रिटिशर्स थे हमारी उसमें इकॉनमी में। उस टाइम से लेके 2020 तक इंडिया ने इकोनॉमी के रेस्पेक्ट में कितना डेवलपमेंट किया है। ठीक है, तो हम ये इस वजह से पढ़ने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो सब उम्मीद करता हूँ सभी को सही से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है, दोबारा से देख लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट मींस इंडिया के रिसोर्सेस का डेवलपमेंट शो करने वाले हैं हम पर। लैंड, लेबर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल, ह्यूमन कैपिटल एक्सेट्रा, इन चीज़ का डेवलपमेंट शो करने वाले। तो इस चीज़ का सबसे पहला चैप्टर जो है हमारी बुक्स का, इसका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे पहला चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा कौन सा है? फर्स्ट चैप्टर। तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मैं कह सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग है इसका कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी ऑन द ईव। ईव का मतलब होता है टाइम। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स 1947 एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी। तो हम पूरी इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, इंडिया की इकोनॉमी 1947 के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और हमें पता है उस टाइम में मेनली जो इकोनॉमी थी हमारी 1947 में इकोनॉमी, उसमें 3 सेक्टर थे सबसे पहले हमारे। एक तो था हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक, एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक। सेकंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। और थर्ड हम इसमें पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल सेक्टर, इंटरनेशनल सेक्टर। तो दरअसल पहले मेनली 3 सेक्टर होते थे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और इंटरनेशनल सेक्टर। तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ते हैं कि आज़ादी के टाइम पे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था इंडिया का, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था और इंटरनेशनल सेक्टर कैसा था। तो सबसे पढ़ने वाले हैं इसमें, सबसे पहली हेडिंग है हमारी इस टॉपिक में। तो हेडिंग पे आ जाते हैं सबसे पहली, और फर्स्ट हेडिंग जो है हमारी, फर्स्ट हेडिंग ए नाम दे देते हैं जिसे। उसमें फिर हेडिंग में शो कर रहा है कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी अंडर ब्रिटिश रूल, अंडर ब्रिटिश रूल, ठीक। तो आप सभी जानते हैं एट 1947 से रिलेटेड, मीन सम ईयर्स बिफोर 1947 से रिलेटेड हमेशा किसकी गवर्नमेंट का राज था इंडिया में? ये ब्रिटिश गवर्नमेंट का था। तो वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में हमारी इकोनॉमी कैसी थी, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में इकोनॉमी कितनी थी और इकोनॉमी कैसी थी। और इकोनॉमी में हम 3 सेक्टर को देखेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर को, इंडस्ट्रियल सेक्टर को और इंटरनेशनल सेक्टर को। तो सबसे पहले आपको ये तो पता है कि ये वर्ड आया है कॉलोनियल। कॉलोनियल, कॉलोनियल का मीनिंग पढ़ते हैं सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो कॉलोनियल का मीनिंग होता है, कॉलोनियल का मीनिंग it means policy followed by Britishers. It means policy followed by the Britishers to acquire control over India, control over India by exploiting
raw material by exploiting raw material as exporting to British to outside India and lab एंड लेबर। तो इसमें क्या है, कॉलोनियल का मीनिंग क्या है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी फॉलो करी थी कि इंडिया के जो रॉ मटेरियल्स हैं उन्हें हम किस नेचर से देखेंगे, एक्सपोर्टिंग के नेचर से देखेंगे। मींस इंडिया के जितने भी रॉ मटेरियल्स होते थे उन्हें क्या करते थे, वो एक्सपोर्ट कर देते थे सारे के सारे, क्योंकि इंडिया से रॉ मटेरियल लेते खरीदते थे फ्री, मतलब कि बहुत कम टैरिफ रेट पे, और उन्हें फिनिश गुड्स को, उन्हें रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करके अपनी कंट्रीज़ में फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे यहाँ पर। ठीक है, तो वो सबसे पहले उनकी एक पॉलिसी थी। कॉलोनियल का यहाँ मीनिंग बताया गया है कि पॉलिसी फॉलोड बाय ब्रिटिश टू एक्वायर कंट्रोल ओवर इंडिया पे कंट्रोल करना। किस दो मोटिव से, दो मोटिव थे, एक्सप्लॉइटिंग रॉ मटेरियल को एक्सप्लॉइटिंग करना, एज एक्सपोर्टिंग टू आउटसाइड इंडिया, उसे रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करना इंडिया से आउटसाइड में, एंड लेबर को, इंडिया के पीपल को कैसे यूज़ करना है, एज लेबर। तो यहाँ पर लिखते हैं पीपल एज लेबर, पीपल एज लेबर। तो दो चीज़ थे इंडिया के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, दो ही मेन रिसोर्सेस थे, एक तो लैंड रिसोर्सेस था और रॉ मटेरियल रिसोर्सेस था, और एक क्या था, पीपल एक रिसोर्सेस थे। तो दोनों की इन्होंने कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन करने की सोची थी। तो कॉलोनियल का मतलब यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल एज एक्सपोर्टिंग मटेरियल टू आउटसाइड इंडिया एंड यूज़ ऑफ पीपल एज लेबर। तो इंडिया के लोगों को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करना है, उन्हें लेबर के पर्पज़ से यूज़ करना है। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती थी, तो मैंने देखा था कि इंडस्ट्रियल सेक्टर में हम तीन चीज़ को देखते हैं एक्सप्लॉयटेशन को। तो सबसे पहले ए आता है हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को कैसे एक्सप्लॉइट किया इन्होंने, इन लोगों ने। तो सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पर थी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ पे थे जमींदार, और थर्ड कैटेगरी में आ गए हमारे फार्मर्स, जिन्हें कहते हैं टिलर्स ऑफ सॉइल, टिलर ऑफ सॉइल। ठीक है, यहाँ हमने ये चीज़ देखी इसमें कि सबसे पहले ज़मींदार हो गए, ब्रिटिश हो गए। तो ये ज़मींदार जो थे ओनर ऑफ द सॉइल थे, ओनर ऑफ सॉइल मीन्स सॉइल के ओनर थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था उस टाइम पे। तो ये क्या करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी जमींदार से कि आपको फिक्स्ड रेवेन्यू देना है हमें, कि यहाँ पर खेती कर रहे हो आप, यहाँ पर आपके लैंड की जो होल्डिंग है उस पर आपको फिक्स रेंट देना है। तो ज़मींदार क्या करते थे, यहाँ पर उन्हें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू देते थे, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जो भी बनता होगा 6 महीने का, साल का, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में तो प्रोग्राम सेटल हो चुका है, ज़मींदार और उसके बीच में। अब ज़मींदार जब फिक्स रेंट देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो ये ज़मींदार जो थे ये इंडिया के लोगों पे जो फार्मर्स थे इन पे अत्याचार करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे। इन्हें कैसे करते थे एक्सप्लॉइट, तो जितना ही प्रोडक्शन होता था, ऑल प्रोडक्शन वर टेकन बाय जमींदार। तो सारा का सारा प्रोडक्शन कौन ले जाता था, जमींदार ले जाते थे। फार्मर्स वर लेफ्ट विद मिनिमम अमाउंट।
विद मिनिमम अमाउंट। तो फार्मर्स, जितना भी फार्मर्स, और फार्मर से कहते थे आपको इसमें खेती करनी है, सारा का सारा उसका रेवेन्यू जितना भी होता था वो सारे के सारे ज़मींदार ले आते थे। फार्मर सिर्फ और सिर्फ अपने लाइवलीहुड के लिए जीता था इस कंसेप्ट में। वो प्रोडक्शन करता था सिर्फ और सिर्फ जीने के लिए, ना कि किसी फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए। ठीक, अब दो चीज़ आती थी कि ज़मींदार, सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर इंडिया का पीछे क्यों हुआ, सब तो मेन इसमें रीज़न थी कि जो रेवेन्यू आता था, ठीक, जो रेवेन्यू आता था, तो रेवेन्यू जो जाता था ज़मींदार वो लग्जरी लाइफ में स्पेंड कर देते थे, लग्जरी लाइफ में स्पेंड कर देते सारा का सारा। ठीक है, प्लस एक चीज़, तो ये तो ज़मींदार के रेस्पेक्ट में बात हो गई, ज़मींदार के रेस्पेक्ट में हुई। ये फार्मर्स के बारे में हो गई। तो फार्मर्स को तो मिलता ही खाने के लिए था। ठीक है, तो फार्मर्स ओनली फॉर लाइवलीहुड, ओनली फॉर लाइवलीहुड। तो अब बात आ रही थी कि फ्यूचर में एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट में कौन करेगा, तो वही इसी वजह से इंडियन का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पीछे रह गया कि इन्वेस्टमेंट जो था, इन्वेस्टमेंट मींस नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए उसमें बीज कौन लाएगा, कौन फर्टिलाइज़र लाएगा, ये सारी चीज़ लाएगा, ना तो आपका फार्मर्स के पास था लगाने के लिए, क्योंकि उन्हें मिलता ही कितना था, खाने के लिए मिलता था। और जो ये ज़मींदार थे, ज़मींदार वो स्पेंड कर देते थे अपनी सारी अर्निंग लग्जरी लाइफ पे, लग्जरी लाइफ पे। तो इस तरीके से इंडियन का एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत पीछे चला गया। तो इसे कहते हैं ज़मींदारी सिस्टम, जिसमें ब्रिटिशर्स होते थे, ज़मींदार होते थे, फार्मर्स होते थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल्स था, तो ज़मींदार को ये फिक्स रेवेन्यू पे करते थे, 6 महीने का, साल का, जितना भी होता होगा। उसके बाद ज़मींदार जितना भी एक्सट्रैक्ट कराना चाहते थे फार्मर से उतना कराते थे अनलिमिटेड अमाउंट में। और फार्मर्स के पास जो कुछ रेवेन्यू देते थे उन्हें बहुत मिनिमम देते थे, ओनली फॉर लाइवलीहुड, वो खा सकें या जी सकें, बस इतना देते थे। और सरप्लस जो होता था वो अपने पास लेके स्पेंड कर देते थे लग्जरी लाइफ में। अब फ्यूचर की बात आती थी तो इन्वेस्टमेंट करे कौन, किसान के पास पैसा नहीं है, फार्मर्स के पास पैसा नहीं है, और इन रेवेन्यू को वो जमींदार जो होते थे वो लग्जरी लाइफ में स्पेंड कर देते थे। तो यही कंसेप्ट है। तो थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे आगे से।